अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। इसमें हम शॉर्ट स्टोरी के डेफिनेशन को देखेंगे। इसके हम डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी के फादर कौन है, शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं शॉर्ट स्टोरी में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शॉर्ट स्टोरी के डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी एक वो स्टोरी होती है जो कि हम एक ही सिटिंग में जिसको हम रीड कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो वो मतलब 20 मिनट्स या 1 आवर इतने टाइम में जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जिस तरह नावल जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं तो इस तरह ये जो है नहीं होती। मतलब नावल तो ये है ना कि एक नावल है वो उसको हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसको रीड करने में, लेकिन जबकि शॉर्ट स्टोरी है वो हमें मिनिमम 20 से मैक्सिमम 1 आवर जो है हमें रिक्वायर्ड होता है उसको रीड करने के लिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ स्टोरी दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग। वो स्टोरी जो कि एक ही सिटिंग में पढ़ी जाती है उसको कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें, अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन, एक प्रोज फिक्शन का वर्क, एक प्रोज फिक्शन, अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग, जिसको हम एक ही सिटिंग में पढ़ सकते हैं। वन सिटिंग इज़ का शॉर्ट स्टोरी। अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है शॉर्ट स्टोरी को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि आ स्टोरी विद आ फुली डिवेल्प्ड, वो स्टोरी जो कि फुली डिवेल्प्ड जिसमें थीम होता है बट सिग्निफिकेंटली शॉर्टर, जिसमें एक फुली डिवेल्प्ड थीम होता है लेकिन वो शॉर्टर होती है, एंड लेस इलेबोरेटेड दैन नॉवेल्स, और जो कि नॉवेल से बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब उसकी नावल जितनी लेंथ नहीं होती। इलेबोरेट का मतलब होता है कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना। मतलब जिस तरह नावल है उसमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। इवन के हम अगर हम नावल रीड करें तो उसमें यह भी बताया जाता है कि उसने किस कलर के, अगर कोई लड़की है तो उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उसके बाल खुले हुए हैं या उसके जो उसने बालों को कैचर में कैद किया है या पोनी पहनी हुई है, या अगर उसके जो कपड़े हैं वो किस कलर के हैं, उसके साथ दुपट्टा किस कलर का। मतलब इवन के हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होता है बहुत ही डिटेल में। और अगर ये ड्रेसिंग को छोड़ के उसमें ये भी बताया जाता है कि जो है करैक्टर, जो है कोई भी करैक्टर, वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, बाज़ार जा रहा है, मार्केट जा रहा है, वो क्या ख़रीद रहा है, क्या खा रहा है। मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि शॉर्ट स्टोरी में इतना ऐसा नहीं होता। मतलब उसमें एक चीज़ को इतना एलेबोरेट वे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसमें चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट वे में एक्सप्लेन किया जाता है और उसको बहुत शॉर्ट सी स्टोरी लिखी जाती है जो कि हम एक ही सेटिंग में पढ़ सकते हैं। आ स्टोरी विद अ फुली डिवेल्प्ड थीम, वो स्टोरी जिसमें एक फुली डिवेल्प्ड थीम होता है। फुली डेवलप्ड थीम मतलब कि स्टोरी शॉर्ट है लेकिन उसमें जो राइटर जो अपनी बात करना चाह रहे हैं वो उसने पूरी उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसने उसको पूरे बात को एक्सप्लेन किया। ठीक है, बट इज़ सिग्निफिकेंटली शॉर्टर, लेकिन शॉर्टर है। और थीम उसमें पूरा है लेकिन उसकी लेंथ कम है, एंड लेस इलेबोरेटेड दैन नावल, और उसका नावल से जो है कम इलेबोरेट जो है इलेबोरेट वे में एक्सप्लेन किया जाता है। वो स्टोरी जो कि है शॉर्ट है और उसकी लेंथ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी नावल से कम है, लेकिन उसमें एक थीम पूरा है। मतलब उसमें एक फुली डेवलप्ड थीम है। मतलब उसमें राइटर ने जो अपना मैसेज दिया ना वो उसने उसको उस शॉर्ट सी स्टोरी में उसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे हमारी शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशंस जो है कंप्लीट हुई। यहाँ पे हमने इस 3 डेफिनेशंस को देखा है। फर्स्ट डेफिनेशन, आर स्टोरी दैट कैन बी रेड इन वन सिटिंग, वो स्टोरी जिसको हम एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं। और सेकंड जो है, स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन, स्टोरी जो एक प्रोज फिक्शन का वर्क है।
दैट कैन बी रेड इन वन सेटिंग, जिसको हम एक ही सेटिंग में पढ़ सकते हैं। और अगर हम इसके ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर के डेफिनेशन को देखें, अ स्टोरी विद अ फुली डेवलप्ड थीम बट सिग्निफिकेंटली शॉर्टर एंड लेस इलेबोरेटेड देन नॉवल, जो नॉवल से कम होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ना, तो इसकी एग्जांपल जो है वो है कि फॉर सेल बेबी शूज़ नेवर वन। ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी जो कि सिर्फ 6 वर्ड्स पे एक्सप्लेन की गई है। 6 वर्ड में इस स्टोरी को कवर किया गया है। सिर्फ इन 6 वर्ड्स में स्टोरी जो है राइटर ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है, जिसकी जो लेंथ है सिर्फ 4 वर्ड्स में है। और इस वर्ड्स को पढ़ने में हमें सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि हम 1 मिनट से भी कम टाइम में जो है इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। और इसको हमें इसका जो थीम है वो भी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें राइटर ने क्या कहा है, क्या इसका थीम है। और इसके फादर भी हैं, यूएस शॉर्ट स्टोरी के फादर हैं एडजन एलन पो, और फ्रांस की शॉर्ट स्टोरी के भी फादर हैं गाय डी मोपैंस, ठीक है। और अगर हम इसके करैक्टर्स देखें, इसमें अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें तो इसमें एलिमेंट्स हैं कि इसके एलिमेंट्स में होता है कि इसके प्लॉट क्या है, करैक्टर क्या है, इसका थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और सेटिंग क्या है इसकी, नेक्स्ट उसका थीम, ये चीज़ें जो है इसके करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और सॉरी, इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स। और अगर हम इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें जो है कि प्लॉट। प्लॉट क्या है? प्लॉट कहते हैं कि मतलब जो स्टोरी है ना एक सीरीज़ के साथ चल रही है, एक सीक्वेंस के साथ चल रही है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लॉट। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। और अगर हम इसके एक और डेफिनेशन देखें, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। मतलब कि एक स्टोरी जो ना एक सीक्वेंस से चल रही, ये नहीं कि मतलब स्टोरी जो है स्टार्ट पे कुछ बयान किया है, मिड में कोई उसमें बात आ गया, एंड पे कुछ हो गया, नहीं, इसमें एक सीक्वेंस चल रहा होता है, एक सीक्वेंस से स्टोरी चलती है, ठीक है। और अगर हम प्लॉट को देखें ना तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट चेन भी कहलाती है। मतलब देखें कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या है, ये कॉज है। मतलब एक्सीडेंट हो गया एक बात है ना, तो इसमें हमने देखना है कि इसकी कॉज़ क्या थी, किस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसने बहुत ज़्यादा स्पीड में अपनी कार को चलाया होगा, बहुत स्पीड से वो कहीं जा रहा होगा, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये क्या है कि उसका एक कॉज़ है, जो स्पीड से जाना जो है एक कॉज़ है। अगर हम इसके एक और कॉज़ देखें तो मे बी रोड स्लिपरी हो सकता है, बारिश की वजह से रोड स्लिपरी हुआ हो, तो इस वजह से उसको जो उसका एक्सीडेंट हो गया, ये भी एक कॉज़ है। ये भी हो सकता है कि उससे क्या पता रश ज़्यादा हो और उससे ब्रेक ना लगी हो, ये भी कॉज़ है। ये सब क्या है, कॉज़ है, ठीक है, उसके एक एक्सीडेंट की। और अगर इस एक्सीडेंट का हम इफ़ेक्ट देखें तो ये है कि अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तो मे बी उसकी वहीं पर डेथ हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके वहीं पे उसकी बहुत ज़्यादा उसकी चोटें आई हों, तो ये भी क्या एक इफ़ेक्ट है। ज़ाहिर है एक चीज़ है, अगर उसके काम हुआ है तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट भी किसी पर्सन पे होगा। ये एक बात हो गई, कॉज एंड इफ़ेक्ट चेन इसमें चलती है प्लॉट में। एक ये भी हो सकता है कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई बच्चा है घर में, उसको अहमियत नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वो अपने आप को उसमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं मतलब मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी कि मेरे बाकी बहन भाइयों को देते हैं। ये भी एक कॉज़ है। ये भी एक बात है कि मतलब इसमें भी कॉज़ है कि क्या पता उसमें वो बच्चे को इस काबिल ही ना समझते कि उसको भी लाइफ में मूव ऑन करना है, तो ये कॉज़ है। और इसका इफ़ेक्ट ये है कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन में चला गया है। ये क्या कॉज एंड इफ़ेक्ट चेन चलती है। और अगर हम प्लॉट को देखें ना, ये स्पाइन ऑफ द नैरेटिव है, ठीक है, कि इसी पे जो स्टोरी है ना वो मबनी, इसी पे स्टोरी डिपेंड करती है। इसी पे स्टोरी जो है डिपेंड करती है। मतलब देखें, अगर जिस तरह हम हैं, हाँ मतलब हम
ठीक है। तो हमारे अंदर जो स्पाइन है, हमारी एक पूरी बॉडी एक स्पाइन पे है, डिपेंड कर रही है। अगर ये ना होगी तो हम भी नाकारा हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये हमारी एक स्पाइन, इसको इसलिए कहते हैं स्पाइन ऑफ द नैरेटिव, कि जो प्लॉट है ना कि स्पाइन ऑफ द नैरेटिव है, ठीक है। और प्लॉट दो तरह के होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। सिंपल में ये होता है कि सिंपल प्लॉट में ये होता है कि स्टोरी जो है ना वो एक सिंपल वे में चली है, मतलब उसमें स्टार्ट हुआ है, मिड आया, एंड हो गया, ठीक है। एक अच्छी सीक्वेंस से वो स्टोरी जो स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर यही बात अगर हम यही बात है कॉम्प्लेक्स में देखें, तो स्टोरी जो है ना वो मिड वे में चलेगी, मिड से चलेगी और बोथ डायरेक्शंस में जाएगी, मतलब वो स्टार्ट की तरफ भी जाएगी, एंड की तरफ भी जाएगी। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वे में है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वे का प्लॉट है। यहाँ पे प्लॉट है कि मतलब प्लॉट सीरीज ऑफ इवेंट्स इसका प्लॉट। अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो प्लॉट में एक्सपोजिशन भी होता है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन, ये चीज़ें भी होती हैं। एक्सपोजिशन वो होता है स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट कहाँ से, उसको कहते हैं एक्सपोजिशन। राइजिंग एक्शन वो कि स्टोरी जो है ना थोड़ी सी क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है, मतलब उसमें थोड़ी सी ट्रेजिडी या इस तरह का ना ट्रेजिक फ्लॉ वगैरह जो है ना वो आ रहा है, तो ये क्या राइजिंग एक्शन। क्लाइमैक्स में ऐसे होता है कि जो स्टोरी है ना वो अपनी जो ट्रेजिडी है या उसमें जो भी ऐसी बात है ना वो अब एक पीक वे में चली गई है, क्लाइमैक्स में ये है। नेक्स्ट फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में एक स्टोरी जो है ना अब उसमें जो ट्रेजिडी आई थी या जो भी प्रॉब्लम्स आई थी ना वो थोड़ी सी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, फॉलिंग एक्शन। और इसी तरह उसका लास्ट पार्ट है रेजोल्यूशन, जहाँ की एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का एंड है कि जो स्टोरी है ना उसमें एक एंड आ गया है कि उसमें क्लाइमैक्स भी हो गया है, उसमें जो है ट्रेजिडीज़ भी हो गया, मतलब ट्रेजिडीज़ क्लाइमैक्स में आते हैं, उसमें वो भी हो गई हैं। और उसमें क्या है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉल्व हो गई, मतलब स्टोरी अब बिल्कुल एंड हो गया, उसमें एक हैप्पी एंडिंग हो गई या कुछ भी हो गया, एक स्टोरी जो है ना फिर भी एंड हो गई है। एंडिंग में भी हैप्पी भी हो सकती है, ट्रेजिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक्सपोजिशन, द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कॉल्ड एक्सपोजिशन। और अगर हम देखें नेक्स्ट राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन ये अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट क्रिएट्स सस्पेंस, मतलब वो इवेंट जो कि ना एक सस्पेंस क्रिएट करता है। ज़ाहिर है राइजिंग एक्शन वो है जो कि क्लाइमैक्स की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें एक ज़ाहिर है सस्पेंस तो क्रिएट हो गई, तो उसमें एक सस्पेंस क्रिएट होता है जो कि सस्पेंस की तरफ जा रही होती है। और नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो है कि जिसमें एक राइजिंग एक्शन में तो ये हुआ है ना कि एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन क्लाइमैक्स में ऐसे हुआ है कि एक स्टोरी जो है ना उसमें एक सस्पेंस जो अपने पीक लेवल पे चला गया है। द पार्ट ऑफ द स्टोरी का वो पार्ट वेयर द सस्पेंस, जहाँ पे सस्पेंस या ट्रेजिडी वगैरह रीचेस इट्स हाईएस्ट पीक, अपने हाईएस्ट पीक पे चली गई है। और ये क्या है, क्लाइमैक्स। फॉलिंग एक्शन वो है, फॉलिंग एक्शन में ऐसे हुआ है कि जो ट्रेजिडीज़ या सस्पेंस वगैरह वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गए, द मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स टू रिजॉल्व होना शुरू हो गया। रेजोल्यूशन, एंड ऑफ द स्टोरी, इसमें स्टोरी का एंड हो गया। ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये प्लॉट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास करैक्टर्स। करैक्टर्स में ऐसे होता है कि मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब उसमें ह्यूमन आगे है, पीपल आगे हैं, कोई भी पीपल उसमें कोई भी एनी क्रिएचर्स, मतलब ऐसे होता है कुछ स्टोरीज़ में ना वहाँ पे कैट्स भी होते हैं, डॉग्स भी होते हैं किसी के पास, या उन्होंने अपने पास जो हैं ऑस्ट्रेलियन स्पैरोज़ भी होती हैं उनके पास, पैरट्स भी होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़, मतलब वो क्या करैक्टर्स हैं। करैक्टर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। करैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्लैट करैक्टर्स और राउंड करैक्टर्स। और वो फ्लैट करैक्टर्स वो होते हैं जो कि ना सेम रहते हैं, मतलब
पूरी स्टोरी में सेम रहते हैं। राउंड करेक्टर वो होते हैं जिनका थोड़ा सा जो है ना रोल जो है ना वो चेंज होता रहता है, मतलब स्टार्ट से एंड तक उनका रोल चेंज होता है। और दो तरह के हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टर। स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्टर वो होते हैं, स्टैटिक वो होते हैं, स्टैटिक और फ्लैट एक ही है। स्टैटिक वो होता है कि जो स्टोरी के स्टार्ट से लेके एंड तक उनका एक ही रोल रहता है, ठीक है, वो एक ही रोल प्ले करते हैं अपना, उसको कहते हैं स्टैटिक करेक्टर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ करेक्टर दैट डजंट चेंज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, वो करेक्टर जो कि चेंज नहीं होता फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के स्टार्ट से थ्रू टू द एंड तक, वो करेक्टर जो कि स्टोरी के स्टार्ट से जिसका जैसा रोल होता है उसका एंड तक भी वैसे रोल होता है, उसका रोल सेम ही रहता है। और इवन के उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसके जो एडवेंचर्स हैं, सिचुएशंस, फिज़िकल अपीयरेंस, वो भी सेम ही रहती है, ठीक है, उसमें उन चीज़ों में भी उसका कोई चेंजिंग नहीं आती। ऑल दो दे मे गो ऑन अ फंटेस्टिक एडवेंचर, उनका जो फंटेस्टिक एडवेंचर है, पर्सनैलिटी की मतलब उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, सिचुएशन, उनको किस तरह की सिचुएशन में रखा गया करेक्टर्स को, फिज़िकल अपीयरेंस, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहते हैं। स्टैटिक करेक्टर अगर उनका रोल सेम रहता है तो उनकी ये सब चीज़ें भी सेम ही रहती हैं। वो स्टैटिक करेक्टर वो करेक्टर जिनका रोल सेम है स्टार्ट से लेके एंड तक, तो उनके जो है पर्सनैलिटी, सिचुएशन, फ़िज़िकल अपीयरेंस, ये सब चीज़ें भी सेम ही रहती हैं। नेक्स्ट है डायनामिक करेक्टर। डायनामिक और कॉम्प्लेक्स इनको जो है करेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। डायनामिक करेक्टर वो होता है जो कि स्टार्ट में उनका रोल कोई होता है, मिड में कोई हो जाता है और एंड में उनका जो रोल वो भी चेंज होता रहता है, मतलब उनका थ्रू आउट द स्टोरी उनका जो रोल है ना वो चेंज होता रहता है। वो एंड द करेक्टर हु चेंजेस, जो कि चेंज होता है एंड इवोल्व्स थ्रू आउट द स्टोरी, और पूरी स्टोरी में वो इवोल्व करता है विद डिफरेंट रोल, उनका रोल जो है ना चेंज होता रहता है, उनका रोल चेंज होता है। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखें, अ पर्सन हु हैज़ डिफरेंट करेक्टर्स एंड डिवेल्प्स थ्रू आउट द स्टोरी, वो पर्सन जिसके डिफरेंट करेक्टर्स हैं या डिफरेंट रोल्स हैं ना एंड डिवेल्प्स थ्रू आउट द स्टोरी, और पूरी स्टोरी में वो डिवेल्प होते रहते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं, उसके जो डिफरेंट रोल्स हैं ना पूरी स्टोरी में डिवेल्प होते हैं, मतलब कि उसके जो रोल हैं पूरी स्टोरी में यूज़ होते हैं। ये क्या डायनामिक करेक्टर। और अगर हम जिस तरह देखें नावल है, ठीक है, नावल हीरो ऑफ द नावल या प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल, डायनामिक करेक्टर एंड द स्टोरी, जो उसमें जो डायनामिक करेक्टर है ना वो स्टोरी को एंड करते हैं एज डिफरेंट पीपल के तौर पे। देन दे वर एट इट्स बिगनिंग, जिस तरह के वो स्टार्ट में थे, मतलब स्टार्ट में ऐसे था, स्टार्ट में उनका रोल कोई था, मिड में उन्हीं सेम पर्सन्स का रोल कोई हो गया, चेंज हो गया, और एंड में भी कोई चेंज हो गया, उसको कहते हैं डायनामिक करेक्टर। इसी तरह नावल में भी इस तरह होता है कि एक पर्सन है तो उसका स्टार्ट में उसको कोई रोल मिला है, मिड में कुछ उसका चेंज हो गया, एंड में कुछ, और ये स्टोरी का एंड करता है। नेक्स्ट अगर हम उसका एलिमेंट देखें तो एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग में ऐसे होता है कि इसमें टाइम, प्लेस, इन्वायरमेंट, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सेटिंग मतलब कि इट ट्रांसपोर्ट्स इनटू अनदर वर्ल्ड। सेटिंग जो है ना हमें दूसरे वर्ल्ड की तरफ ले जाती है। जैसे कि अगर हम देखें टाइम है, टाइम ऐसे होता है, मतलब इसमें हिस्टोरिकल टाइम पीरियड होता है चेंज, मतलब देख कि अगर ये स्टोरी है ना या नावल है तो ये किस टाइम पीरियड में लिखा गया है, तो अगर एक नावल है या स्टोरी तो वो 1948 में लिखा गया है, 1950 में लिखा गया है। ये क्या है, एक हमें टाइम बता दिया है कि इस ईयर में ये स्टोरी लिखी गई है। और अगर हम देखें तो इसमें ये भी होता है कि जो स्टोरी है ना वो दिन में लिखी गई है, रात में लिखी गई है, किस तरह ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती हैं, उसमें ये टाइम भी जो है इंक्लूड होता है। और अगर हम प्लेस देखें, टाइम में ये है कि स्टोरी में रात, कुछ सीन्स रात में है, रात के हैं, कुछ मिड के हैं, मिड डे के हैं, कुछ नाइट के हैं, तो ये हमें क्या है, एक टाइम बता रहा है। और नेक्स्ट है
प्लेस, इसमें प्लेस भी इंक्लूड होती है। प्लेस में ऐसे होता है कि ये इसमें जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स ये इंक्लूड होती हैं कि जो प्लेस क्या है कि मतलब नॉवल या स्टोरी जो कहाँ पे लिखी गई है, कि अगर जो स्टोरी है ना तो जैसे कोई स्टोरी है वो लंदन में लिखी गई है, अमेरिका में लिखी गई है, पाकिस्तान में लिखी गई, तो ये क्या है, एक प्लेस बताई गई है कि जियोग्राफिकल प्लेस बताई गई कि इस प्लेस में ये स्टोरी लिखी है। और ये तो हम कंट्री बता रहे हैं ना, तो फिर उसमें सिटीज़ भी होती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान में देखें तो ये स्टोरी जो है ना कराची में लिखी गई है, कराची के किस एरिया में लिखी गई है वो भी इसमें बताया जाता है कि कराची के इस एरिया में ये स्टोरी लिखी गई है, नॉवल लिखा गया। ये क्या है, हमें जियोग्राफिकल लैंडस्केप के बारे में बताता है प्लेस। इसमें जो है ना एक फिर ये होता है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि इमेजिनेटिव है या रियल है, कि अगर अगर कोई प्लेस है ना उसको क्या उन्होंने इमेजिन किया है कि ये रियल में वो प्लेस यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह अगर कोई स्टोरी है ना तो वो कराची में लिखी गई है, तो कराची क्या एक रियल प्लेस है पाकिस्तान की, तो ये क्या है कि एक रियल लैंडस्केप के बारे में बता रही है। लेकिन अगर हम यही कोई चीज़ जो है उसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये स्टोरी यहाँ पे लिखी गई जो कि यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, तो ये क्या एक इमेजिनेटिव लैंडस्केप हो जाए, इमेजिनेटिव एक चीज़ हो जानी थी कि स्टोरी जो है इसको इमेजिनेटिव वे में लिखा गया है। नेक्स्ट इसमें इन्वायरमेंट भी होता है। इन्वायरमेंट में होता है वेदर होता है कि स्टोरी जो है किस मौसम में लिखी गई है, मतलब उसमें कैसा मौसम है, कि अगर बारिश हो रही है तो उसमें बारिश को बयान किया जाएगा कि मतलब इस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो वो स्टोरी में ऐड हो गया है। तो ये क्या है कि हमें वेदर के बारे में बता रहा है। अगर सनी डे था तो स्टोरी में हमें ये देख के पता चले कि स्टोरी जो है एक उसमें एक सनी टाइम लिया गया है, ठीक है, ये चीज़ें। इसमें सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कि ये इसको ना हार्ट बीट ऑफ द स्टोरी कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट को। इसमें होता है कि मतलब इसमें जो एक एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, जो डिफरेंट लोग हैं ना उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर एग्रीमेंट हो रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, एन एक्टिव एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, एक एक्टिव एग्रीमेंट होता है बिटवीन पीपल लोगों के दरमियान विद ओपोजिट ओपिनियंस, मतलब उनके जो ओपिनियंस हैं वो ओपोजिट होते हैं एक दूसरे, दोनों के ओपिनियंस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और प्रिंसिपल दोनों के प्रिंसिपल भी सेम होते हैं, मतलब दोनों के रूल्स भी सेम डिफरेंट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा होता है कि एक एग्रीमेंट हो रहा होता है लोगों के दरमियान, लेकिन उनमें ओपिनियंस और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। और अगर हम इसके कोर डेफिनेशन देखें, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट एंड आर्गू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, मतलब कि ना एक वो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसके बारे में ना एक डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट हो रहा था जो कि सीरियस होता है, सीरियस टोन होती है उसकी। जिस तरह के ये ना थीम के साथ लिंक करता है, इट लिंक्ड विद थीम्स, इट आल्सो मोटिवेट्स द करेक्टर। जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो करेक्टर्स को मोटिवेट भी करता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर जो करेक्टर है ना वो अपने आप के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है या अपने आप पे कुछ जो है ना स्ट्रगल कर रहा है तो उसके कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट देखें, जिस तरह यहाँ पे इसके डेफिनेशन में आया कि एक एग्रीमेंट है दो लोगों के दरमियान, तो इसी तरह अगर दो डिफरेंट पीपल्स के दरमियान तो ये एग्रीमेंट हो रहा है तो वो क्या है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह अगर कोई डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह अगर कोई डिफरेंट टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान कोई किसी बात पे हो रहा है एग्रीमेंट तो ये क्या एक्सटर्नल है, कॉन्फ्लिक्ट है। अगर किसी दो सिटीज़ के दरमियान किसी बात पे कोई आर्गूमेंट हो रहा है या एग्रीमेंट हो रहा है तो ये क्या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कि जिसमें एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है ना, तो उसके बारे में कोई आर्गूमेंट हो रहे होते हैं, आर्गूमेंटेशन हो रहे होते हैं और एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थीम। थीम जो है ना एक मतलब एक मेन सब्जेक्ट होता है।
और थीम जो है ना एक सेंट्रल आइडिया होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, ठीक है, कि स्टोरी का थीम क्या है। ये अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द मेन सब्जेक्ट दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड, वो मेन सब्जेक्ट जिसको डिस्कस किया जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है इन अ पीस ऑफ राइटिंग। ये पीस ऑफ राइटिंग में मतलब कि कोई भी राइटिंग, जो नॉवल हो सकता है, स्टोरी या ये सब चीज़ें, वो थीम जो है ना एक मेन सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, जिसको किसी भी पीस ऑफ राइटिंग में डिस्कस और डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और थीम दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड थीम एंड क्लोज एंडेड थीम। ओपन एंडेड ये होता है कि मतलब स्टोरी जो है ना उसमें कोई, अगर जिस तरह दो पर्सन्स हैं, दो मतलब एक हीरो हीरोइन है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मतलब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन राइटर क्या होता है कि उसके एंड पे उन दोनों की शादी नहीं करता, उन दोनों को ऐसे ही छोड़ देता है। तो ये क्या एक ओपन एंडेड थीम है कि मतलब उन दोनों की शादी नहीं हुई, तो वो इसने इसको इस बात पे छोड़ दिया कि जो लोग हैं ना वो खुद सोचें कि इसका जो एंड है वो क्या होना चाहिए। तो ये क्या है एक ओपन एंडेड थीम। जबकि क्लोज एंडेड थीम में ऐसा होता है कि यही जो दो पर्सन है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और एंड पे उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वो एक सही एक हैप्पी लाइफ गुजारना शुरू करते हैं। ये क्लोज थीम है कि मतलब जो राइटर है ना उसको, उसने जो स्टोरी है ना उसको कंप्लीट कर दिया, उसमें एंड में कुछ बचा नहीं है कुछ भी ना एक्सप्लेन करने को या बताने को। तो ये क्या है कि ये एक क्लोज्ड एंडेड थीम है। यहाँ पे हमारा शॉर्ट स्टोरी का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने शॉर्ट स्टोरी के डेफिनेशन को देखा है, इस शॉर्ट स्टोरी की एग्जांपल, उसकी जो है इसके फादर कौन है, शॉर्ट स्टोरी कि सबसे जो छोटी स्टोरी है वो कौन सी है, इसके करैक्टर्स कौन से हैं, प्लॉट, इसके सॉरी एलिमेंट्स कौन से हैं, प्लॉट, करैक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट थीम, ये सब चीज़ें जो इसके जो हैं एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है। इस अब हम नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।